Assalamu alaikum. Welcome back again. Myself is सैयद उसामा नाज़िम. हम आपसे बायोलॉजी के हवाले से क्लासेस ले रहे थे. सेकेंड ईयर बायोलॉजी प्री मेडिकल के कोर्सेज हम ले रहे थे. होम्योस्टेसिस का लास्ट लेक्चर जो है हमने डिस्कस किया था. होम्योस्टेसिस का लेक्चर 1 हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने आपसे बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी और हमने अपना एंड किया था उस लेक्चर का स्वेटिंग पर. आइए आज हम स्वेटिंग को आगे लेकर चलते हैं. डायग्रामेटिकली हम उसको थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे. आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एसोसिएटेड विद फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी. आज जो हम चीजों को पढ़ेंगे उन चीजों के अंदर हम जिन चीजों पर बात करेंगे वो चीजें कौन कौन सी हैं उसके अंदर हम देखते हैं. स्वेटिंग के बाद वासोडाइलेशन को देखेंगे, रिसेप्टर्स को पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को डिस्कस किया जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस को डिस्कस किया जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को डिस्कस किया जाएगा. आइए स्टार्ट करते हैं वासोडाइलेशन. और उससे पहले थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इंट्रोडक्शन जो हमने स्वेटिंग का किया था उस स्वेटिंग को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. लेट्स स्टार्ट नाउ. आपके स्वेटिंग का प्रोसेस होता कैसे, एक चार्ट के एतबार से हम उसे ग्राफ के एतबार से डिस्कस करते हैं. आइए उस ग्राफ को देखते हैं. स्वेटिंग का जो ग्राफ है, देखिए सामने आपको थर्मोमीटर नजर आ रहा है. इस थर्मोमीटर के अंदर आपको ये पता चल रहा है कि टेम्परेचर राइज कर रहा है. जब टेम्परेचर राइज किया तो आपकी स्किन ने स्वेट ग्लैंड की मदद से आपकी स्किन लेयर यानी एपिडर्मल लेयर, आपकी स्किन की जो लेयर है एपिडर्मल लेयर, देखिए एनिमल्स के अंदर एपिडर्मल लेयर आउटर मोस्ट लेयर होती है और प्लांट्स के अंदर एपिथेलियल जो होती है वो सबसे आउटर मोस्ट कहलाती है. हम जब बात करते हैं आपकी स्किन की तो स्किन से स्वेट ग्लैंड रिलीज होते हुए आपको नजर आ रहे हैं जब आपका टेम्परेचर राइज कर रहा है. टेम्परेचर राइज किया, आपकी स्वेटिंग होना शुरू हुई. ये स्वेटिंग जो है पसीना एवापोरेशन होती हुई नजर आ रही. जब ये एवापोरेट हो रहे हैं तो एनवायरनमेंट के अंदर जो एयर मौजूद है उसकी वजह से आपकी स्किन को ये क्या कर रहा है, कूल डाउन करने की कोशिश कर रहा है. जब ये सारे एवापोरेट हो जाएंगे तो ये थर्मोमीटर यानी टेम्परेचर खुद ब खुद आपकी बॉडी का क्या हो जाएगा, डिक्लाइन होना शुरू होगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी मेंटेन हो जाएगी होम्योस्टेसिस के हवाले से. आइए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस के हवाले से आइए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, दूसरा कूल डाउन करने का मैकेनिज्म आपकी बॉडी का क्या कहलाता है, वासोडाइलेशन कहलाता है. अब ये वासोडाइलेशन होता क्या, योर बॉडी कैरीज मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी. आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हीट एनर्जी को लेकर चलती है अराउंड योर बॉडी, आपकी बॉडी के इर्द गिर्द. ठीक है जी. देयर आर कैपिलरीज, आपके बॉडी के अंदर कैपिलरीज मौजूद है. ये वो कैपिलरीज है जिनके अंदर से ब्लड फ्लो करता है. जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो विच मींस एनर्जी फ्लो कर रही. एनर्जी फ्लो कर रही तो जाहिर सी बात उसके अंदर ग्लूकोज भी शामिल है. तो आपकी जो कैपिलरीज है अंडरनीथ जब शामिल होती है योर स्किन दैट कैन बी फिल्ड विद द ब्लड इफ यू गेट टू हॉट, और वो क्या होंगी, कंप्लीटली भर जाएंगी. जाहिर सी बात है. हम छोटी सी एग्जांपल देते हैं. बकरा ईद में आप जानवर ज़िबा करते हो. जब आप जानवर ज़िबा करते हो तो बहुत सारे लोग जो छुरी फेरते हैं जानवर पर उन्हें ये पता होता है, अंदाजा हो जाता है कि जब उसमें से छुरी फेरने के बाद जब आप ज़िबा करते हो तो जो खून निकलता है वो एकदम जो निकलना है वो क्या होता है, गर्म खून होता है. क्यों गर्म होता है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को लेकर चल रहा होता है. आहिस्ता आहिस्ता उसका ब्लड जो है वो कूल डाउन होता है और उसकी जान निकल जाती है. इसी तरह से आपकी बॉडी भी हॉट कंडीशन के अंदर मौजूद होती है इंटरनली, क्योंकि उसके ब्लड के अंदर टेम्परेचर मौजूद है और वो एनर्जी को फ्लो करवा रहा हो. आइए जरा आगे चलते हैं. दिस ब्रिंग्स, ये लेकर चलता है द ब्लड क्लोजर, ब्लड को सामने लेकर टू द सरफेस ऑफ द स्किन, आपके स्किन के सरफेस तक लेकर. ठीक है जी. सो मोर हीट
कैन बी लॉस्ट। इसी तरह से जब आप एवापोरेशन करते हो तो हीट क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल जाती है। दिस इज व्हाई यू लुक रेड व्हेन यू आर टू हॉट। ठीक है जी, आप बहुत ज्यादा जब गर्मी में होते, बहुत ज्यादा ऐसे सेंसिटिव स्किन होती है, जब उन्हें गर्मी लगती है तो उनकी चीक्स लाल लाल हो जाती हैं, पेशानी जो है उनका फोरहेड जो है वो लाल हो जाता है, हाथ लाल हो जाते हैं। आजकल की जितनी नेक्स्ट ये जो जनरेशन है आपकी आजकल की, उस सब को आप देखें जरा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, थोड़ी सी गर्मी होती है वो रेड रेड होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ वैसेडाइलेशन। रिसेप्टर्स क्या है? हम जब रिसेप्टर्स पर आते हैं तो हमने आपसे कहा विच रिसीव्स मैसेजेस from central nervous system and carries to the effector receptors क्या है? which receive messages। आप देख रहे हो मैसेज रिसीव हो रहा, आप सुन रहे हो मैसेज रिसीव हो रहा, आप टच कर रहे हो मैसेज रिसीव हो रहा, आप सुन रहे हो मैसेज रिसीव हो रहा, आप टच कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, मैसेज रिसीव हो रहा। ये तमाम रिसेप्टर्स आपके बॉडी के होम्योस्टेसिस पर कैसे इफेक्टिव होंगे, आइए जरा हम देखते हैं। बैक कीजिए, क्या करेंगे? बैक कीजिए, बैक कीजिए। क्या करेंगे? In the body of an animals, conditions such as water concentration, आपके बॉडी के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन के साथ पहली चीज, दूसरी चीज टेम्परेचर और तीसरी चीज ग्लूकोज कंसंट्रेशन must be kept as a constant as possible। ये क्या होगा? एक कांस्टेंट पोजीशन के अंदर ही रहेगा। अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो एनर्जी ज्यादा लूज होने शुरू हो जाएगी, और आपकी एनर्जी जब लूज होने शुरू हो जाएगी तो आपको स्वेटिंग भी ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, स्वेटिंग ज्यादा होना शुरू होगी तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। कंट्रोल सिस्टम यानी आपका ब्रेन जो है, that keep such condition constant are example of homeostasis। आपकी बॉडी जैसी बैलेंस हुई उसकी एग्जांपल क्या आ गई? होम्योस्टेसिस हो गया। which means कि आपकी बॉडी के अंदर का तनाव अब बरकरार रह गया। वो जो तनाव है आपकी बॉडी के अंदर का, चाहे वो ग्लूकोज की फॉर्म में हो, वाटर की फॉर्म के अंदर हो, या फिर किसी और चीज की फॉर्म के अंदर हो, वो बैलेंस हो गया। दिस इज द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन in an organism is stimulated hormones। ठीक है जी, responsible by receptors। एक डायग्राम को देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है जी, होमो मींस सेम, स्टेसिस मींस बैलेंस, कीप इट। ठीक है जी, स्टिमुलस कोई भी जरिया, मिसाल के तौर पर जरिया क्या है? मेरे पास ये एक निब है, मार्कर है, इसकी निब है, ये एक जरिया है। मैंने स्किन को टच किया, मुझे पता चला कि कोई चीज टच हो रही है, ये जरिया है जो मुझे टच करा रहा। अब आपका स्टिमुलस हॉट क्लाइमेट हो सकता है या कोल्ड क्लाइमेट हो सकता है। याद रखिए, हॉट क्लाइमेट और उसके साथ कोल्ड क्लाइमेट, हॉट और कोल्ड आपका स्टिमुलस कंसीडर किया जा रहा है अभी। अब वो स्टिमुलस आपके सेट पॉइंट पर आया। सेट पॉइंट क्या है? 37 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड। जब वो आया तो उसने क्या किया? सेंसर किया कि जी जनाब आपका ये जो टेम्परेचर है सही है, लेकिन अगर टेम्परेचर यहाँ से ऊपर चल गया, सेट पॉइंट से ऊपर चला गया, पॉजिटिव हो गया, तो क्या हुआ कि आपके सेंसर कौन है? आपके रिसेप्टर्स ने, सेंसर ने क्या किया? आपके ब्रेन को पहुंचाया। मुझे यहाँ टच हुआ, अगर ये गर्म हो रहा है, अगर ये ठंडा हो रहा है, और अगर ये मुझे चुभ रहा है, ये यहां से गया और यहां से जाने के बाद इसने 3 न्यूरॉन का इस्तेमाल किया, इंटरन्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है जी, सेंसरी न्यूरॉन विच सेंसर से हो गया, इसने सेंस किया। जब ये सेंस किया इसने, किसने? सेंसरी न्यूरॉन ने किसको भेजा? इंटरमीडिएट को भेजा मैसेज। इंटरमीडिएट कहां चला गया? आपके ब्रेन। कहां पे चला गया? कंट्रोल सिस्टम पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, जिसे सीएनएस कहा जाता है। उस सीएनएस ने क्या किया कि आपके मोटर न्यूरॉन को इजाजत दी कि जनाब ये गर्म हो रहा है, आप छोड़ दो, गर्म हो रहा है, छोड़ दो। मिसाल के तौर पर
बच्चे यहाँ से पढ़कर जाते हैं, घर से स्कूल से पढ़कर जाते हैं, कॉलेज से पढ़कर जाते हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़कर जाते हैं, बुक लगी होती है। अक्सर औकात ऐसा करते हैं बच्चे कि फौरन चले जाते हैं किचन के अंदर कि मम्मा क्या पकाया है, अम्मी क्या पकाया है, और वही भतीजा जो है उसको उठाने की कोशिश करते हैं, ढक्कन उठाने की कोशिश करते हैं, और ढक्कन उठाते उठाते करके गिरा देते हैं। वो गिराया क्यों? क्या उनको पता था कि वो गिरेगा? क्या उनको पता था कि उनको गर्म लगेगा? नहीं, उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। सेंसर ने कहा कि जनाब ये आपके लिए नुकसानदेह है। इफेक्टर ने जहां चोट लगी उसने कहा छोड़ दो, आपने छोड़ दिया। कभी ऐसा हो सकता है कि आप जाएं आराम से, मम्मा क्या पकाया, इतना स्लो मोशन नहीं होता। आपकी बॉडी फौरन क्विक एक्शन करती है। आपके टांग पे कुछ लगा, आपके नी पे कुछ लगा, फौरन आप क्या करते हो? बैक करते हो। क्या आप ऐसे करते हो? नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होते ऐसे जाके गिरते हो, टक्कर मारी किसी ने, फौरन जाके गिरोगे ना। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आजकल गाय वाय आ रही होंगी, पता चलेगा कि तुम तेजी से जाके गिरते हो। चलो शाबाश। इफेक्टर ने क्या किया? फौरन छोड़ दिया। छोड़ना क्या है? रिस्पॉन्स है। और जो रिस्पॉन्स है उसने आपके स्टिमुलस के जरिए से रिस्पॉन्स किया। बात समझ में आई? ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। थोड़ा सा ब्रेक करो। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। देखिए बच्चों, हमने आपको ये बताया था कि फिजियोलॉजी होती क्या है। मेरा ये हाथ काम कैसे कर रहा है, मेरी ये नाक कैसे काम कर रही है, मेरे ये कान कैसे काम कर रहे हैं, मेरा हार्ट कैसे काम कर रहा है, इसके फंक्शन को पढ़ना, किसी ऑर्गन के फंक्शन को पढ़ना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं, वो फैक्टर्स कंट्रोल करेगा होमियोस्टेसिस मैमल के अंदर। क्या क्या? दीज आर नंबर 1 कोर बॉडी टेम्परेचर। एक आपके बॉडी का मखसूस टेम्परेचर होगा जो आपके फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की बेसिस के ऊपर आपकी बॉडी के होमियोस्टेसिस को कंट्रोल कर रहा होगा। जब हम आगे चलते हैं तो इसको हम देखते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। देखो बच्चों, वेस्ट होता क्या है? वेस्ट उसे कहते हैं जो आपकी बॉडी के लिए यूजफुल ना हो, चाहे वो स्वेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो यूरिन हो, या लिक्विड की ज्यादा फॉर्म यानी आपकी बॉडी के अंदर वाटर की ज्यादा मिकदार हो और वो कन्वर्ट हो जाए किसमें? टॉक्सिक मटेरियल के अंदर। यूरिन, स्टूल, वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट का क्या मतलब? मेटाबॉलिज्म से मैंने आपको बताया, मेटाबॉलिज्म क्या था? जो बन रहा था। वेस्ट क्या हो रहा है? आपकी बॉडी में बन रहा है। आइए आगे, पार्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। आपकी बॉडी में ये दो चीजें बन रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन रहा है? देखिए, जब आप मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब आप ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, तो रिपल में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब आपने खाना खाया, वाटर लिया, किसी भी वाटर सब्सटेंस को लिया, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को इनटेक किया जो कि खाने वाला है, ईटेबल है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? यूरिया के फॉर्म के अंदर, यानी वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म के अंदर। एक सिंपल सा एग्जांपल, कभी आपको बहुत तेज वॉशरूम आ रहा हो और आपको कोई जरूरी काम करना, आप पहले क्या करोगे? वॉशरूम ढूंढोगे कहाँ है? कहीं पार्क में चले जाओ घूमने के लिए और वहां पर आपको बहुत हसीन चीजें नजर आ रही हो, अच्छी खाने की चीजें नजर आ रही हो, लेकिन अगर आपको यूरिन आ रहा है, आपको स्टोल आ रहा है, आप कहोगे सब चीजें छोड़ो, पहले वॉशरूम बताओ। क्यों? क्योंकि आपका होमियोस्टेसिस कंट्रोल नहीं हो रहा, आपका फिजियोलॉजी सही से चल नहीं पा रहा, इसीलिए आपकी बॉडी को बैलेंस करना है। तो यूरिया को क्या करेंगे आप? आपके बॉडी के अंदर देखिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यूरिया ये फॉर्म, खाद की फॉर्म है। एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं, जैसे मरीन एनिमल्स है, वो यूरिया प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कुछ यूरिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कुछ यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। यूरिक एसिड बर्ड्स प्रोड्यूस करती हैं। यूरिया और यूरिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। यूरिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक फॉर्म होता है यूरिन की या वेस्ट प्रोडक्ट की, ये फिशेस प्रोड्यूस कर रही होती है। आई बात समझ में? आप यूरिन प्रोड्यूस कर रहे हो। आइए सर,
आपके ब्लड का पीएच, जैसे आपके बॉडी का नॉर्मल पीएच है, ठीक है, इसी तरीके से आपके ब्लड का पीएच भी मेंटेन होना चाहिए। आगे आइए, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसकी कंसंट्रेशन भी क्या हो, सही से। मिसाल के तौर पर उसमें कितना आयरन होना चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना कैल्शियम होना चाहिए, वो तमाम चीजें आपके ब्लड के अंदर क्या हो, बैलेंस पोजीशन के अंदर। वाटर पोटेंशियल ऑफ द ब्लड, आपके बॉडी का पोटेंशियली ब्लड वाटर जो है वो आपके ब्लड के अंदर क्या हो, एक सही मिकदार में हो, तो आपकी फिजियोलॉजी या आपके फंक्शन जो है वो सही से परफॉर्म कर सकेंगे। द कंसंट्रेशन इन द ब्लड ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस ओजोन एंड CO2, आपने क्या किया, इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि आपने इनटेक किया क्या, O2, और रिपेल किया आपने अपनी बॉडी से बाहर निकाला क्या, CO2। अब इस दौरान आपके पास बन रही है क्या, एनर्जी, ATP बन रही है। जो एनर्जी बन रही है वो तमाम आपकी बॉडी को रेगुलेट करवा रही है। बात समझ में आई? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन टर्म ऑफ गिविंग एनर्जी इन द फॉर्म होम्योस्टेसिस की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, क्या फैक्टर्स, क्या अहमियत आपकी होम्योस्टेसिस को लेकर चलती है। पहली चीज, इंटरनल एनवायरनमेंट, आपके बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट सबसे पहले बैलेंस रहेगा, व्हिच मींस आपको फीवर कॉज नहीं होगा और दूसरी चीजें कॉज है। मिसाल के तौर पर आपको चिड़चिड़ापन नहीं होगा, ठीक है जी, आपको एंजाइटी नहीं होगी, क्योंकि आप इंटरनली क्या है, बैलेंस पोजीशन के अंदर। आइए जरा समझ लें द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी, एक ऑर्गेनिज्म यानी जानदार का इंटरनल एनवायरनमेंट कंडीशन, ठीक है जी, इनसाइड द बॉडी, और उसकी वो हरकत या वो साह या वो पोजीशन बॉडी के अंदर जो है, which the cell function, जिससे उसके सेल फंक्शन परफॉर्म हो रही है, a cell's immediate environment, उसके अंदर immediate environment यानी अचानक से जो environment है is the tissue fluid, जो tissue fluid के मुताबिक that surrounds it, जो उसको घेरे हुए है, many feathers of the tissue fluid or features of the tissue fluid influenceable। influenceable का क्या मतलब होता है, influence करना। influence का मतलब होता है अमल दखल जाहिर करना। अगर नहीं होगा तब अमल दखल जाहिर होगा, अगर होगा तब अमल दखल जाहिर होगा, ठीक है जी। how well the cell function, कैसे सेल को फंक्शन करना है, जब आपके अंदर की बॉडी का एनवायरनमेंट बैलेंस रहेगा तो वो बताएगा कि आपने कैसे हरकत करनी है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको इस हरकत पर मजबूर कर रहा है। आइए आगे, टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या करना है, लो टेम्परेचर, स्लो डाउन, ठीक है जी, मेटाबॉलिक रिएक्शन, जब आपके बॉडी का टेम्परेचर स्लो डाउन होता है तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है उसकी पोजीशन भी चेंज होना शुरू हो जाती है। एट हाई टेम्परेचर प्रोटीन्स इंक्लूडिंग एंजाइम, एंजाइम ने क्या करना है, एंजाइम ने डाइजेस्ट करना है, क्या करना है, डाइजेस्ट करना है। अच्छा जी, आप डीनेचर, डीनेचर का मतलब आप वो उस फॉर्म के अंदर नहीं है जिस फॉर्म के अंदर वो किसी भी मटेरियल को एक्टिव फॉर्म में ला सके, एंड कैन नॉट फंक्शन, जिसकी वजह से वो फंक्शन को देन नेक्स्ट चीज पर जब हम आते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या होगी उसको हम देखते हैं, वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल हम जैसे बात करके आ चुके हैं, इफ द वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस, आपके बॉडी के अंदर वाटर डिक्रीज हुआ, वाटर मे मूव आउट ऑफ द सेल, ऑस्मोसिस, आपके बॉडी से वाटर बाहर आ रहा है, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है, ठीक है जी। अब इसके अंदर चीजें शामिल हैं, एक होता है ऑस्मोसिस, एक होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की अभी हम बात नहीं कर रहे, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में थोड़ा सा फर्क आता है। क्या फर्क है, सिर्फ एक चीज का फर्क है कि उनके दरमियान एक लेयर आ जाती है जिसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अच्छा जी, आगे आइए, कॉजिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो कि कॉज करेगा मेटाबॉलिक रिएक्शन इन द सेल टू स्लो और स्टॉप। इस वजह से क्या होगा, आपके फंक्शन स्लो हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज ऑफ वाटर पोटेंशियल डिक्रीज, आपका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होने की वजह से। If the water potential increase,
अगर वाटर पोटेंशियल आपकी बॉडी का इंक्रीज कर जाता है, वाटर में इंटर द सेल कॉजिंग स्वेल। मैंने जैसे आपसे कहा कि पानी सेल से बाहर निकल गया, प्लाज्मोलाइज हो गया, श्रिंकेज हो गया, ठीक है जी। एग्जांपल ऐसे समझो, एक बैलून ले लो अपने हाथ में, ठीक है जी, उस बैलून को फुलाओ। जब आप उस बैलून को फुलाओगे तो बैलून अपनी साफ से बढ़ गया, उसमें गैस शामिल हो गई, जो बढ़ गया वो स्वेलिंग है। और अगर आप उसे छोड़ दो तो आवाज निकालता हुआ नीचे आके गिर जाएगा, उसमें से सारी हवा निकल जाएगी, which means वो सुखड़ गया, श्रिंकेज हो गया। तो दोनों चीजें, अगर वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म या फिर एक्टिविटीज क्या हो गई, स्लो डाउन हो गई। अगर ज्यादा हो गया तो स्वेलिंग हो गया, जिसकी वजह से फिर उसकी बॉडी में फर्क आना शुरू हो गया। नेक्स्ट आते हैं आगे, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को अगर देखें तो आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज एक फ्यूल की तरह से काम करता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज एनर्जी है, एनर्जी मिलेगी तो आपकी बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करेगी। तो फ्यूल फॉर रेस्पिरेशन, आपके सांस लेने के लिए। मिसाल के तौर पर आपके घर में छोटे बहन भाई होंगे, नहीं है तो बहन के बच्चे होंगे, भाई के बच्चे होंगे, दोस्त होंगे। चले, कभी आपने ऐसा किया हो कि आप बहन भाई आपस में या छोटी बहनें आपस में लड़ पड़ी और लड़ते लड़ते एक ने दूसरे के ऊपर तकिया रखा और बैठ गए, अब क्या होगा भाई? दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपका सांस राम राम दफना के आ गया, ठीक है जी, और अगर आप मुसलमान हैं तो इन्ना लिल्लाह पढ़ लेते, कोई मसला नहीं, ठीक है जी, नाराज तो नहीं होंगे, चले। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप फौरन उसे धक्का दें और उसके बाद उसकी दुर्गंध बनाना शुरू करें। जैसे आपके मुंह पे किसी ने तकिया रखा, आपकी एनर्जी डिक्लाइन होना शुरू, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टूटना शुरू हुई, रेस्पिरेशन आपका डिक्रीज हुआ, आप क्या होने लगे? आप येलो रेड होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अब अंदर नहीं आ रहा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपको अंदर से तंग कर रहा है क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सक रहा। ऑक्सीजन अंदर नहीं आ रहा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल रहा। अब रेस्पिरेशन नहीं होगी तो क्या हुआ? शुड बी फैटल फॉर द हेल्थ, आपके लिए जानलेवा हो सकता है। आगे आइए, सो लैक ऑफ इट causes respiration to slow or stop। आपकी रेस्पिरेशन क्या हो गई? आहिस्ता हो गई या क्या हो गई? स्टॉप हो गई। आगे आते देन जब हम देखते deprive the cell of an energy sources, आपकी एनर्जी सोर्सेस को तोड़ना शुरू कर देगा। Too much glucose may causes water to move out of the cell by osmosis। इस वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा वाटर निकलना शुरू होगी, डिस्टर्ब करेगा आपके मेटाबॉलिज्म को और आपके सेल को, जो आपके डिस्टर्बेंस को लेकर चलेगा। तो अगर ये तमाम चीजें सही रहेंगी तो आपकी होम्योस्टेसिस क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। जी, हम कैसे होम्योस्टेसिस को समझाएं? क्या होगा? होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म या होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म वर्क बाय कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। आपके ब्लड के कंपोजिशन को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। आपके ब्लड के अंदर डिफरेंट चीजें शामिल, उसके कंपोजिट प्लाज्मा है, लिक्विड फॉर्म जिसे कहा जाता है, इसी तरीके से प्रोटीन फॉर्म के अंदर मौजूद है, ठीक है, उसमें लिपिड मौजूद है। तमाम चीजें जब हम डिस्कस करते हैं तो वो कंट्रोल करेगा व्हिच देयरफॉर, जबकि कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड, आपके टिश्यू फ्लूइड को भी वो मेंटेन करेगा और ये मेंटेन होगा तो हम इसे क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। आइए जरा हम समझते हैं इस चीज को। स्टिमुलस, मैंने आपसे कहा कोई भी जरिया, ठीक है जी, बेटा टीपा आपकी स्किन ने लिया, आपकी आंखों ने लिया, किसी ने भी लिया, उसे रिसेप्टर्स कह रहे हैं। वो तमाम ऑर्गन जिनके अंदर रिसेप्टरी ऑर्गन मौजूद है, ठीक है जी, उन ऑर्गन ने आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS को मैसेज भेजा। CNS के अंदर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों शामिल,
उसने क्या किया, उसने इफेक्टर से कहा कि जनाब आप कोई फंक्शन परफॉर्म करो, वो चाहे मसल्स हो, हार्ट हो, हार्ट भी आपका मसल्स है, आपके लंग्स है, आपने क्या किया, फौरन कोई फंक्शन परफॉर्म किया। जब इफेक्टर ने आपसे कहा कि फंक्शन परफॉर्म करो तो वो रिस्पॉन्स था। क्या था? रिस्पॉन्स था। ये बैलेंसिंग कहलाती है। क्या? कंट्रोलिंग या इंपॉर्टेंस ऑफ होमियोस्टेसिस। नेक्स्ट आइए आगे। आगे आपकी बॉडी जब कंट्रोल करती है, देखिए कोई भी मैकेनिज्म जब आपकी बॉडी को रेगुलेट करता है तो या तो वो पॉजिटिव मैकेनिज्म दे रहा होगा या नेगेटिव मैकेनिज्म दे रहा होगा। बायोलॉजिकल टर्म के अंदर जो नेगेटिव मैकेनिज्म होता है वो सही कंसीडर किया जाता है और पॉजिटिव मैकेनिज्म जो होता है वो गलत कंसीडर किया जाता है। कैसे? आइए जरा हम इसको समझते हैं। देखिए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म enhance or accelerate output created by activated stimulus, any change in a factor such as a change in the blood, आपके लिए नुकसानदेह ब्लड के अंदर चेंज आ गया, टेम्परेचर में चेंज आया, नुकसान हो गया, और द वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड, आपके इन तमाम चीजों में जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू आ रहा है। फीवर होगा, आपका टेम्परेचर चेंज हो गया, आपके ग्लूकोज का फैक्टर चेंज हुआ, ठीक है जी, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी खराब हो रही है, आपकी बॉडी पॉजिटिव शो करेगी। मिसाल के तौर आप किसी बीमारी के टेस्ट करवाते, अगर वो बीमारी आपके अंदर है तो आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। बात समझ में आई? और अगर आपके अंदर वो बीमारी नहीं है तो आपकी जो रिपोर्ट होती है वो नेगेटिव आती है, व्हिच मींस आपकी बायोलॉजिकल जो रिपोर्ट है वो क्या है? सही पोजीशन में। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पर आते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म है जो कि कंसिस्ट करता है रिड्यूसिंग द आउटपुट और एक्टिविटीज ऑफ एनी ऑर्गन और सिस्टम बैक टू इट्स नॉर्मल रेंज। वो नॉर्मल रेंज में खराब हुआ, इसने दोबारा से इसको नॉर्मल रेंज में लेकर आया ताकि वो फंक्शनिंग को परफॉर्म कर सके या फंक्शनिंग कर सके, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल पोजीशन में आ सके। वहां पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज किया, व्हिच मींस आपकी हार्ट रेट शूट कर गई, आपका बीपी इंक्रीज कर गया, नॉर्मल बीपी से इंक्रीज कर गया। यहाँ पे क्या हुआ कि नॉर्मल पोजीशन में आया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही हुई, जिससे आपकी बॉडी सही चलनी शुरू हुई और उसके साथ आपका टेम्परेचर भी सही रहा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी सही चलना शुरू, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहा ताकि आपको ये पता चला कि आपका होमियोस्टेसिस सही है। अगर सही फंक्शन परफॉर्म करेगा तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज मिलेगा, आपकी बॉडी नॉर्मल चलना शुरू हो जाएगी। और अगर नहीं होगा तो मैसेज मिलेगा, पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कुछ चेंज आ रहा है। नॉर्मल बॉडी में चेंज आने का मतलब ये कि पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, जिससे आपको होशियार रहना चाहिए कि आपके इन फैक्टर्स के अंदर कोई ना कोई चेंज आ रहा है। वो चेंज कैसे आएगा? वो चेंज किसी भी स्टिमुलस के जरिए आ सकता है। मॉस्किटो काट ले, मॉस्किटो के काटने से आपको अगर डेंगू हो रहा, फीमेल एनाफिलिस के काटने से, ठीक है जी, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम है, उसे काटने से अगर आपको मलेरिया हो रहा है तो वो मलेरिया आपको बता रहा है फीडबैक किसके थ्रू? पॉजिटिव के थ्रू। और अगर मलेरिया नहीं हो रहा, आपकी बॉडी नॉर्मल चल रही है, तो इसका मतलब आप नॉर्मल पोजीशन में। इस होमियोस्टेसिस के फीडबैक मैकेनिज्म को आज हम यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो हम इस प्रोसेस को नेक्स्ट टॉपिक के एतबार से लेकर चलेंगे। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर हम होमियोस्टेसिस को डिस्कस करेंगे। वो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।